खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 8 का, जिसका उन्वान है बिजूका। बिजूका क्या होता है बच्चों? बिजूका लकड़ी की काठी से बना हुआ एक इंसानी शक्ल का एक खिलौना तरीका होता है, जिसको ऊपर लकड़ी के ऊपर हांडी रखकर, कोई पुराना घड़ा या मटकी वगैरह रखकर उसके ऊपर शक्ल बना दी जाती है, इंसान की आंखें, नाक वगैरह, और उसको खेतों के बीच में रख दिया जाता है ताकि कोई जानवर या कोई परिंदा जो फसल को पकने के वक्त उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, उसको इंसान समझकर उसको फसलों के पास आने से डरे। इसलिए वो बिजूका को बनाकर खेत के अंदर रखा जाता है। बिजूका रात और दिन खेतों में खड़ा हुआ खेतों की हिफाजत करता है, उनकी रखवाली करता रहता है। तो इस कहानी के अंदर बिजूका के बारे में बताया है, और बिजूका क्या करता है, किस तरह से बिजूका में जान आती है, वो सारी चीजें इस कहानी के अंदर बताई गई है। सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके मुसन्निफ हैं सुरेंद्र प्रकाश, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात की और उनकी जो तर्ज तहरीर की खुसूसियात थी, जो उनके कलाम की खासियतें थी, उनके बारे में हमने बात की। और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक बिजूका का मुताला करेंगे। इसके बाद तीसरा हिस्सा भी आएगा इसका, जिसके अंदर इस कहानी के साथ जुड़े हुए सवाल और जवाब की हम मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा बिजूका, जिसका उन्वान है होरी और बिजूका। होरी और बिजूका की कहानी है। होरी कौन है? होरी प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान का एक किरदार है। गोदान का किरदार है होरी। और होरी हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के जो दबे कुचले मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है या ज़मीनें हैं तो बहुत कम हैं, और जिनको असलूब मुहैया नहीं है अपनी ज़िंदगी को आसानी से जीने के लिए, उन लोगों की नुमाइंदगी करने वाला किरदार होरी इस कहानी के अंदर लिया गया है। तो अलामती किरदार है होरी, जो गरीब तबके को दर्शाता है, गरीब तबके की नुमाइंदगी करता है, और गरीब जो किसान होते हैं उनकी ज़िंदगी के हालात होरी अपने ज़रिए बताता है। यहाँ पर सुरेंद्र प्रकाश ने इस कहानी के अंदर गोदान का वो किरदार होरी लिया है, और उसके बाद अपनी कहानी शुरू की है कि होरी अपने खेतों की हिफाजत के लिए एक बिजूका बनाता है। बिजूका जो मैंने आपको बताया था अभी कि बांस या दरख्त की शाखों से बनाया हुआ एक ढांचा, जिसे टोपी और कमीज या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। वो खेतों की हिफाजत के लिए खड़ा करते हैं, ताकि जब कोई जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, उसे देखकर डर जाए और डर कर भाग जाए। तो होरी भी अपनी फसल की हिफाजत के लिए एक बिजूका बना देता है और उसको फसल के बीचों बीच खड़ा कर देता है। परेशान हाल है, गरीब है, और 2 वक्त की रोटी भी उसको ठीक ढंग से नसीब नहीं होती। अब वक्त आया है उसकी फसल को पकने का। उसकी फसल तैयार हो गई, खेत के अंदर फसल पक गई है, काटने का वक्त आया है। होरी अपनी दोनों बहुएं, इस कहानी के अंदर बताया गया है कि उसके दोनों जो बेटे थे वो मर चुके हैं, और उसके बाद बेटों के बच्चे और उनकी बीवियां, यानी बहू और पोते पोतियों की जिम्मेदारी भी होरी के कंधों पर है। उनका खिलाना पिलाना और मुआश का इंतजाम भी होरी को ही करना है। तो होरी उन सबको साथ लेकर फसल काटने के लिए अपने खेतों की तरफ जाता है। बहुत तरह तरह की चीजें वहां पर दिखाई गई। रास्ते में उसको क्या क्या नजर आता है, उन सब चीजों को देखते हुए और जगहों को पार करते हुए होरी अपने खेतों के पास जाता है, जो रेगिस्तान के बिल्कुल करीब हैं, जहां थल बिल्कुल पास आ गया है उनके, उस जगह पर उनका खेत है। खेत के अंदर जाते हैं, फसल खड़ी है, लहलहा रही है, तभी उसको कुछ शुबा होता है कि कोई उसकी फसल को काट रहा है। होरी चिल्लाता है कि अरे कौन है, बाहर निकलो, फसल को कौन काट रहा है। तभी बिजूका बाहर निकलता है और कहता है कि होरी काका मैं हूं। हंसता मुस्कुराता बिजूका उनसे कहता है कि मैं फसल में से अपना हिस्सा ले रहा हूं। होरी कहता है भाई तू अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, तू तो लकड़ी का था, तेरे ऊपर मैंने हांडी रखी थी, पुराने कपड़े तुझे पहना दिए थे, तुझ में जान थोड़ी थी, और तू क्यों हिस्सा मांगने लग गया अपना। तो होरी कहता है कि नहीं, आपने मुझे यहां पर रखवाली के लिए खड़ा करा था, तो अब फसल पक गई तो मेरे अंदर जान आ गई, मैंने फसल की रखवाली करी है, तो फसल के अंदर से 1/4 हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी उसका हकदार हूं। और होरी अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजूका उससे ज्यादा ताकतवर है, वो होरी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। बात पंचायत में जाती है और सरपंच फैसला करते हैं, तो सरपंच भी बिजूका के हक में फैसला दे देते हैं कि हाँ भाई, बिजूका ने अगर फसल की हिफाजत करी है तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो होरी दुख और उदास होकर, परेशान हाल होकर बाहर आता है और अपने
घर वालों से वसीयत करता है कि अब आगे से किसी को भी अपनी फसल की, अपनी मिल्कियत की हिफाजत की जिम्मेदारी मत देना। अगर तुमसे कोई बिजू का नहीं बन सके तो तुम, जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपनी फसल के लिए बिजू का बनाकर खड़ा कर देना। मैं जब तक मेरी लाश सही रहेगी, जब तक मैं रहूंगा, हड्डियों का ढांचा बना हुआ वहां पर, मैं अपनी फसल की हिफाजत करूंगा, तुमसे कोई भी हिस्सा नहीं मांगेगा। और उसके बाद वही होरी मर जाता है। ये था बच्चों मुख्तसर सा उसका हाल होरी का, कि किस तरह से कहानी बयान की है सुरेंद्र प्रकाश ने। अब हम कहानी का मुताला करेंगे, इसका अफसाने का मुताला करेंगे। आपको गौर व फिक्र से इसको पढ़ना है, साथ साथ मेरे समझना है। जो मुश्किल अल्फाज हैं वो साथ में दे रखे हैं और उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहना है। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सुरेंद्र प्रकाश कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक बाल सफेद हो गए थे। आगे की कहानी है, प्रेमचंद की किरदार को, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं ये सुरेंद्र प्रकाश, और कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद के किरदार था होरी, अब वो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुका है और ज़ौफ के कारण उसके जो भंवरों के और पलकों के जो बाल हैं ये भी सफेद हो चुके हैं। कमर खम पड़ गया, कमर में खम पड़ गया था। खम यानी झुकाव होना, मोड़ आ जाना। कमर खम हो गई थी, झुक गई थी, और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी। जो बहुत ज़ईफ इंसान होते हैं ना, आपने उनके हाथ देखे होंगे कि जो उनका गोश्त होता है बिल्कुल चिपक जाता है, हड्डियां और नसें जो है उनकी दिखनी शुरू हो जाती हैं बहुत ज्यादा ज़ईफी के हालात के अंदर। तो उस ज़ईफी की हालात के अंदर प्रेमचंद का किरदार होरी पहुंच गया था, इतना ज़ईफ हो गया था। इस असना में उसके दो बेटे, उसके हाथ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। असना, दौरान, बीच। आगे ही कहानी बयान कर रहे हैं तो बीच की कहानी बयान कर दी कि होरी के दो बेटे हुए थे इस दौरान ही, और दो बेटे हुए थे तो वो अब नहीं रहे, दोनों का इंतकाल हो गया। कैसे हुआ? एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया, और दूसरा पुलिस के मुकाबले में मारा गया। गंगा में डूबकर मरा और एक पुलिस से मुकाबले में मारा गया। पुलिस से मुकाबले में, पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं है। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था, और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे, और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बेलों को हाँक लगाई और हल्का फल जमीन के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। काफी लंबा पैराग्राफ इसने शामिल कर लिया गया है, तो मैं आपको बताता हूं कि दो बेटे थे उसके। एक बेटा तो उसका गंगा में डूबकर मर गया था, और जो दूसरा बेटा था वो पुलिस से मुकाबले के अंदर मारा गया था। पुलिस के मुकाबले की जब वजह पूछी हमने सुरेंद्र प्रकाश से कि क्यों भाई पुलिस से मुकाबला क्यों हुआ था उसका, तो सुरेंद्र प्रकाश जवाब देते हैं कि पुलिस से मुकाबले की कोई वजह नहीं होती। जब इंसान अपने आसपास फैली हुई बेचैनी से बेदार हो जाता है और अपने वजूद को बचाने की कोशिश करता है तो अमूमन पुलिस से मुकाबला हो जाता है। ये उस वक्त के हालात बताए गए हैं कि जब बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किए जाते थे, जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा जेल में डाल दिया, कोई बगावत करे तो उसको मार दिया, परेशान कर दिया। इस तरह के हालात जो पुलिस के जरिए पैदा हो जाते हैं या पैदा कर दी जाते हैं, उनकी अक्कासी यहां पर सुरेंद्र प्रकाश ने की है कि पुलिस से मुकाबले के लिए कोई वाकया या कोई वजह होने की जरूरी नहीं है कि कोई वजह ही हो, बगैर वजह भी कई बार मजलूमों का सामना हो जाता है। तो उसके बाद जब उसके दोनों बेटे इंतकाल हो गए, सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई? होरी के ऊपर आ गई फिर से, जिसने अपना काम धंधा छोड़ दिया था, जो आराम कर रहा था। एक बार फिर उसको हल पकड़ना पड़ गया, एक बार फिर उसको बेलों की लगाम को थामना पड़ गया। तो उसने अपने बेलों को तैयार किया, जो बेल थे उसके, और फिर से दोबारा से हल जोतने के लिए तैयारी करने लगा, और जमीन के सीने के अंदर हल उसने डाला, और हल का फल जो होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है हल्का, उसे फल कहा जाता है, और उससे जमीन को खोदना उसने शुरू कर दिया। वजूद यानी हस्ती, मुराद समाजी हैसियत। जब कोई अपने वजूद के लिए बेदार हो जाता है, नमूदार हो जाता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे हालात से गुजर रहा हूं, तो उसका सरकार से या हुकूमत से मुकाबला हो जाता है, पुलिस से सामना हो जाता है। उन दोनों बेटों की बीवियां थी,
और आगे उनके 5 बच्चे। होरी ने जिम्मेदारी संभाल ली खेतों की और खेतों में हल चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। अब घर वालों के बारे में बता रहे हैं कि जो 2 बेटे मरे थे उनकी दोनों की बीवियां थी, शादीशुदा थे, और 5 बच्चे उन दोनों बेटों के थे। 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस से मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सबकी परवरिश का बार यानी भार, जिम्मेदारी, परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। अब जब जिम्मेदारी आ गई होरी के ऊपर, उन बच्चों को परवरिश करने की, पालने की, उनकी जो बीवियां थी, उनके बेटों की जो मर गए थे बेटे, उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी आ गई, तो होरी की जो बूढ़ी नसें थी, जो बूढ़ा जिस्म था, वो फिर से ताकतवर हो गया। फिर से उसने अपने आप को ताकत भर दी अपने अंदर, और जो उसकी रगें थी जिनमें धीमी रफ्तार से खून चल रहा था, वही जवानी के जैसा जोश खरोश उसके खून के अंदर पैदा हो गया। यानी कि फिर से अपने दोबारा नई जिम्मेदारी उठाने के लिए होरी तैयार हो गया। परवरिश का भार, पालने पोसने की जिम्मेदारी और खून की गर्दिश, रगों में खून का दौरान, तो गर्दिश तेज हो गई, खून का दौरान तेज हो गया कि अब मेरे अलावा कोई नहीं है इन बच्चों का, इन बहुओं का, तो मुझे ही इनका ख्याल रखना है। और उसने जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंगे बैठे नहा रहे थे। अब जब फसल काटने के लिए तैयारी हो रही है, खेत इनके तैयार हैं, फसल काटने के लिए जा रहे हैं, तो अब उस दिन का हाल बयान कर रहे हैं सुरेंद्र प्रकाश। देखो कितनी खूबसूरती से वो उस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं। क्या मंजरकशी कर रहे हैं कि सूरज और दिनों से लाल दिख रहा था, जल्दी ऐसा लग रहा था कि आसमान तेजी से बढ़ रहा है, और आंगन के अंदर कुएं के पास जो बच्चे थे वो नंगे ढड़ंगे से नहा रहे थे वहां पर कुएं के आसपास। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी। देखो मंजरकशी बच्चों, कि जब हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से और उसका तसव्वुर करेंगे तो सारी चीजें हमारे ख्यालात में, हमारी नजरों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप तसव्वुर कीजिए कि सूरज निकल गया है, सुबह हो गई है, बच्चे नंगे पुंगे से कुएं के आसपास बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर उनकी बड़ी बहू पानी डाल रही है, उनको नहला रही है बच्चों को, और पानी कुएं से खींच खींच कर बारी बारी से उनके ऊपर डाल रही है। और वो उछलते हुए अपना पंडा मलते पानी उछाल रहे थे। पंडा यानी बदन। वो उछल रहे हैं और उछलते उछलते अपने ऊपर पानी जो डल रहा है उससे मजे ले रहे हैं पानी से। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल पगड़ी बांध रहा था। जो उसकी छोटी बहू थी, बड़ी बहू तो बच्चों को नहला रही है, पानी डाल रही है कुएं से निकाल निकाल कर। छोटी बहू उसकी रोटियां पका रही है, रोटियां भी बड़ी बड़ी पका रही है ताकि जल्दी से पक जाएं और उसके बाद जल्दी जल्दी हम खेतों की तरफ जाएं। और अंदर चंगेरी बोलते हैं बच्चों रोटियां रखने की डलिया, जो रोटी रखने का और सीकों का लकड़ी का बना हुआ कटोरा होता है, एक टोकरी होती है जिसको डलिया कहते हैं और उसे ही चंगेरी कहते हैं। तो रोटियां बना बनाकर ये चंगेरी के ऊपर रखे जा रही थी ताकि जल्दी से काम खत्म हो और खेतों की तरफ जाएं। और अंदर होरी काका तैयार हो रहे थे। होरी अपनी पगड़ी वगैरह बांध रहा था, तैयार हो रहा था खेतों पे जाने के लिए। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। पगड़ी बांधकर ताक में रखा हुआ, जो घर के अंदर ताक बनी हुई है उसके ऊपर आईना रखा हुआ है, आईने के अंदर अपना चेहरा देख रहा है। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। पगड़ी बांधी, अपना चेहरा आईने में देखा तो बहुत ज्यादा झुर्रियां हो गई थी, लकीरें से हो गई थी। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा ज़ईफ़ी हो गई थी, इतना ज़ईफ़ कि उसकी पलकें और भवें भी सफेद पड़ गई थी। जो हाथों की नसें हैं, गोश्त चिपक गया था और नसें बाहर आने लग गई थी, नसें दिखने लग गई थी, इतना ज़ईफ़ हो गया था। तो ज़ईफ़ी के हालात के अंदर जो उसकी चेहरे के अंदर है, झुर्रियां पड़ गई थी, लकीरें पड़ गई थी। और उन लकीरों को देखकर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसके आगे सर झुकाया आंखें बंद करके, प्रार्थना की, दुआ की और उसके बाद आंगन के अंदर आ गया। बाहर के हालचाल देख रहा है। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। सबसे बाहर आकर पूछ रहा है कि अब तैयार हैं, चले हम खेत काटने के लिए, जाना है उनको फसल काटने के लिए। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। होरी ने पूछा कि जाने के लिए तैयार हो, तो सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हाँ तैयार हैं। हालांकि तैयार कोई भी नहीं था।
छोटी बहू रोटी पका रही है, बड़ी बहू बच्चों को नहला रही है और बच्चे कुएं के ऊपर नहा रहे हैं। होरी काका तैयार होकर बाहर आ गए और पूछते हैं कि तैयार हैं चले? तो सब हाँ कह रहे हैं। बहुओं ने अपने सर पल्लू पर दुरुस्त किया और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी काका बाहर आया तो उसके एहतराम के अंदर उसकी बहुओं ने अपने पल्लू को सर के ऊपर ठीक कर लिया, सही ढंग से लगा लिया और अपना जो काम कर रही थी वो और जल्दी जल्दी काम करने लगी। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे और उसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। होरी सोच रहा है अभी ये कि झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है कि हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उस झूठ को सच साबित करने के लिए, सही करने के लिए पूरी जद्दोजहद करने लग जाते हैं, कोशिश करने लग जाते हैं। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उनके पास जीने का कोई बहाना ही नहीं रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उस सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। ये होरी खड़ा हुआ सोच रहा है कि जब बाहर आया तो देखा कोई भी तैयार नहीं है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अब झूठ बोलने के बाद जब उन्होंने कहा हम तैयार हैं तो अब दुगनी तेजी से अपने काम करने शुरू कर दिए। तो होरी सोच रहा है कि झूठ कितनी बड़ी नेमत है जो हमें मिली हुई है इस कल को, कि अगर हम झूठ ना बोलें तो जिंदा ही नहीं रहे, मरने लग जाएं, कोई उम्मीद ही नहीं रहे हमें। हम किसी से झूठ बोल देते हैं और उसके बाद उसको सच साबित करने के लिए कि नहीं हमने जो सच किया था, हमने कहा था वो बात सच थी, उसको साबित करने के लिए हम जुस्तजू करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो होरी ने फिर झूठ को नेमत बताया और फिर खुद इंतजार करने लग गया अपने घर वालों के तैयार होने का। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी भूले हुए झूठ को सच साबित करने की कोशिश में लग गए। अब जो उसने कहा कि कितनी बढ़िया चीज है झूठ, के पहले बोलते हैं फिर उसके बाद पूरी कोशिश करने लग जाते हैं उस झूठ को सच साबित करने के लिए। तो होरी के भी जो पोते पोतियां और बहुएं हैं वो भी जल्दी जल्दी अपना काम करने लग गए, पूरी तनदेही से जुट गए। तनदेही, फुर्ती, मुस्तैदी, पूरा मन लगा के काम करने शुरू कर दिया उन्होंने। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। जल्दी जल्दी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब होरी भी अपने काम में लग गया और उसने एक कोने में पड़े हुए फसल कटाई के जो औजार होते हैं वो औजार निकाले और औजार निकाल के बाहर लाके रखे। इतनी देर में सबने अपना अपना काम निपटा लिया, सब तैयार हो गए। अब सब खेत की तरफ जाएंगे। देखो उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचकर कोशिश में थे कि उन्हें देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। बच्चों, जब किसान की फसल खेत में तैयार होती है, जब कटने का दिन होता है, तो वो दिन किसान के लिए बड़ी मसरत का बाइस होता है, बहुत बड़ी खुशी लेकर आता है। जो उसकी साल भर की मेहनत है वो मेहनत उसको आज मिलने वाली होती है, वो उसके लिए इनाम का दिन होता है, फसल कटने का दिन। तो उस दिन किसान बहुत खुश रहता है और ऐसा किसान कि जो गरीब हो उसकी तो खुशी बच्चों दुगनी हो जाती है। तो इनकी भी खुशी आज दुगनी हो गई थी, बहुत ज्यादा इनको खुशी हो रही थी क्योंकि आज इनकी फसल कट रही थी। बेचारे गरीब थे, भूखे रहते थे, कुछ वक्त रोटी खाते थे, कुछ वक्त नहीं मिलती थी इनको, कभी सुकून से कोई दिन इनका नहीं गुजरा था, आराम से दिन नहीं गुजरता था। तो जाने के लिए तैयार थे और देखा कि बाहर निकले तो उससे पहले ही धूप चारों तरफ फैल चुकी है, दिन पूरी तरह निकल आया था। सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। समय वक्त को कहा गया है, समय को कहा गया है। तो होरी अब सोच रहा है अपने मन के अंदर कि मेरी फसल पक गई, कितना अच्छा समय आ चुका है, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमंद की धौंस, अहलमंद जो अदालत में पेशाकार, महरूर, यानी यहां पर ये माने हैं कि जो फसल के अंदर से हिस्सा लेते हैं वो अहलमंद होते हैं, फसल के अंदर से हिस्सा लेने वाले। तो होरी कह रहा है कि कितना अच्छा दिन है कि आज जो फसल पकी है मेरी, इसका मालिक मैं खुद हूं। ना तो किसी साहूकार को देना है, ना किसी महाजन को देना है, ना कोई अहलमंद वगैरह जो आएगा ये सारे के सारे, ना किसी और को कुछ देना है। आज जो फसल मिलेगी हमें, उस सब सारी फसल का मालिक मैं हूं और मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं। हम ही इसको काटेंगे और हम ही इसके मालिक बन जाएंगे। ना बीने का खटका, ना अंग्रेज की रोज बरसती और ना जमींदार का हिस्सा।
किसी का कोई हिस्सा नहीं है, इस फसल का मालिक मैं खुद ही हूं। उसकी नजरों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे थे। हरे हरे खोशे जो हरियाली का हिस्सा होता है, जो उसके कटी हुई फसल के टुकड़े होते हैं हरे हरे, वो उसकी आंखों के अंदर झूम रहे थे। वो खोशे उसकी आंखों के अंदर झूम रहे थे कि वो जाएगा तो उसको वो ही हरे भरे खेत वहां पर नजर आएंगे। और उन सब की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन सब का मालिक भी वो खुद ही बनने वाला था। वो उसकी फसल का मालिक वो खुद ही होने वाला था। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ी। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली अपने सर के ऊपर रख ली और सब चलने के लिए तैयार हो गए। वीर बजरंगी का नाम लेकर, वीर यहां पर वीर को कहा गया है, बहादुर को कहा गया है, और बजरंगी बजरंगबली का नाम लिया। वीर बजरंगबली का नाम लेकर सभी घर से निकल गए, रवाना हो गए। चार दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ लगे। वो अपने घर से निकले, अपने भगवान का नाम लिया और उसके बाद वो अपने खेतों की तरफ रवाना हो गए, खेत काटने के लिए। अब रास्ते का मंजर बयान किया है। रास्ते के बारे में आप बता रहे हैं। गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को जा रहे थे। सबके दिलों में मसरत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। क्यों हो रहे थे भाई सबके दिलों में मसरत के अनार? अनार जो हम आतिशबाजी करते हैं, तो एक प्रकार की आतिशबाजी होती है अनार, कि जिसको होली दीपावली पे या खुशी के मौके के ऊपर चलाया जाता है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं आग की और बहुत खूबसूरत नज़ारा वो पेश करती हैं। तो ऐसी चिंगारियां, ऐसे अनार, खुशी के अनार उनके मन में फूट रहे थे। जो लोग जा रहे थे उनके मन में फट रहे थे। तो वो क्यों फूट रहे थे? क्योंकि सबकी फसल तैयार हो चुकी थी और सभी आज फसल काटने वाले थे। सबके माने में ये खुशी थी कि आज उनको अपनी फसल का इनाम मिलेगा। जो उन्होंने किया है काम, साल भर जो मेहनत की है, आज उसका सिला उनको मिलने वाला है। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। जब होरी को लगा कि जिंदगी हमारी आज मुख्तलिफ है, कल क्या था और आज क्या है, उसने अपने पीछे चलते हुए बच्चों को मुड़कर देखा। तो उसके पीछे जो बहू आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, उनके बारे में देखो होरी क्या ख्याल रख रहा है कि वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। जो पीछे बच्चे आ रहे थे ना, वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से। देखो कितनी गहरी बात की है। सुरेंद्र प्रकाश, तजरीदी और अलामती अंसुर मिलते हैं। अब बात कर रहे होरी के बच्चों के, लेकिन किसान के बच्चों के बारे में आपने बात कर दी कि जो बच्चे आ रहे हैं किसान के बच्चों जैसे ही लग रहे थे, सांवले मरियल से, जिनको वक्त पे रोटी नहीं मिलती, वक्त पे सही ढंग से इनकी परवरिश नहीं होती, इस तरह के बच्चे वो नजर आ रहे थे। जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज और मौसम की आहट से डर जाते हैं। जब मौसम बदलता है या गांव के अंदर कोई जीप की गाड़ी आती है तो उसके पहियों की आवाज से भी वो डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसे कि गरीब किसान बेवा औरतें होती हैं। बहुओं के बारे में बता रहा है। चेहरे से घूंघट में छुपे हुए और लिबास की एक एक सलवट में गरीबी जुओं की तरह छिपी हुई थी। बच्चे मरियल से, अधमरे से बच्चे हो रहे थे, डरपोक से हो रहे थे कि जरा सी अगर जीप भी जाए तो उसकी आवाज़ से डर जाएं। और बहुएं भी किसी गरीब बेवा की बहुएं लग रही थी, बेवा किसान की बीवियां लग रही थी। और जुओं की तरह उनके अंदर सलवटें बैठी पड़ी थी। जैसे हमारे बालों के अंदर जुएं छिप जाती हैं, ऐसे ही उनके कपड़ों के अंदर सलवटें हो रही थी, सलवटें छुप रही थी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। उसने एक नज़र पीछे देखा, पीछे का नज़ारा, और फिर कुछ सोचा थोड़ी देर, और सोचने के बाद फिर वो आगे बढ़ गया। होरी गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। पहले तो गांव चलते गए, गांव आया, फिर गांव के बाद खेत आने शुरू हुए, फिर लोगों के खेत शुरू हो गए। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। रहट जो खेतों को पानी पिलाने की जगह होती है, पानी पिलाने का तरीका होता है, वो रहट है। तो रहट खामोश थी, अब पानी की जरूरत ही नहीं है, आज तो फसलें कटेंगी। और एक कुत्ता भी वहां पर पड़ा हुआ था नीम के दरख्त के नीचे खामोशी से। दो तबीले में कुछ गाय, भैंसे और बैल चारा खाकर फुकार रहे थे।
सामने दूर दूर तक लहलाते हुए सुनहरी खेत थे। रास्ते में जो जो चीजें आ रही हैं उनका मंजर बयान कर रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र प्रकाश कि तबेले के अंदर भैंसे और गायें खाना खाकर बैठकर जो उन्होंने चारा चढ़ लिया, उसके बाद फुकार रही हैं, सुस्ती कर रही हैं, लेटी हुई हैं। कुत्ते बैठे हुए नीम के दरख्त के नीचे और सूना पड़ा हुआ, क्योंकि घर के ऊपर कोई नहीं है, सब खेतों के ऊपर जा चुके। सामने उसको खेत नजर आने लग गए, सुनहरी खेत लहला रहे हैं। उन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था। खेत सुनहरी खेत नजर आ रहा है उसको, सामने चमकती हुई सुनहरी बालियां नजर आ रही हैं। अब होरी कह रहा है कि वहां सुनहरी बालियां जो नजर आ रही हैं उनके पीछे जाओगे तो और खेत आएंगे। उन खेतों को पार करके जब सारे खेत खत्म हो जाएंगे तो नाला आएगा, उस नाले को पार करके होरी का खेत था, जिसमें जूना पककर अंगड़ाइयां ले रहा था। यानी कि जो फसल का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वो पककर तैयार हो गया था। वो सुनहरी बालियां सोने की तरह चमकने लग गई थी। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूसरे ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हों। वो सब जो चल रहे थे, होरी के साथ उसकी बहुएं और उसके बच्चे, वो पगडंडी पे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक के पीछे एक लाइन से चले जा रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि वो चलते हुए ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे रंग बिरंगे कीड़े हरी हरी घास के ऊपर चल रहे हैं। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था। थल यानी रेगिस्तान, मिट्टी वाला हिस्सा। तो उनके खेत के आगे रेगिस्तान था, उसके बाद खाली जमीन थी कि जहां पर कोई खेत वगैरह नहीं थे। दूर दूर फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर नहीं आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था और मिट्टी यूं फुरफुरी हो गई थी जैसे उनके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी। मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि उनके खेत के बाद का जो हिस्सा था पूरा का पूरा वो रेगिस्तानी इलाका था। मिट्टी मिट्टी थी, कुछ नहीं था। उसके बाद कहीं दूर तक हरियाली नजर नहीं आती थी। और मिट्टी की भी ये मिसाल दे रहे हैं कि मिट्टी ऐसी थी कि पैर डालो उसके अंदर तो अंदर तक पैर जाता था। तो वो बराबरी कर रहे हैं अपने बेटों की चिता के अंदर जली हुई हड्डियों से। जब चिता में जली हुई हड्डियां होती हैं तो वो लगती हैं हड्डियों की जैसी, बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उसको दबाया जाता है वो राख बन जाती हैं बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं कि मेरी बेटों की हड्डियों की तरह वो भुरभुरी हो गई थी, राख बन गई थी, और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। जो हड्डियां जो उसने चुनी होंगी अपने बेटों को जलाने के बाद, तो वो हड्डियां फूल बन जाती हैं कि लगती हड्डी जैसी, लेकिन जैसे उसको पकड़ते हैं या दबाते हैं वो राख के अंदर बदल जाती हैं, चूरा चूरा उनका हो जाता है। थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ गया था। थल रेगिस्तान जो होता है बच्चों, वो हमेशा अपनी जगह बदलता है, आगे बढ़ता रहता है। आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जो हमारे हिस्से के अंदर रेगिस्तान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। होरी का खेत जो था वो रेगिस्तान के मुहाने के ऊपर था, तो रेगिस्तान उसके खेत की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे हवा चाहती है मिट्टी उड़ उड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो ये कह रहा है होरी कि 50 सालों के अंदर जो पीछा जमाना गुजरा तो उसके खेतों के अंदर 2 हाथ आगे तक रेगिस्तान बढ़ गया था। 2 हाथ रेगिस्तान आगे बढ़ गया, यानी धीरे धीरे एक दिन उसके खेत को भी रेगिस्तान अपने अंदर समा लेगा, अपने अंदर गर्क कर लेगा। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हो वो थल उसके खेत तक ना पहुंचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। होरी चाहता था कि जो इसके ये बच्चे हैं छोटे छोटे, कि होरी तो मर जाएगा, मरने के बाद इसके भी फूल बन जाएंगे, वही राख बन जाएगा होरी भी। लेकिन उन बच्चों की जिंदगी के लिए जरूरी था कि रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े। अगर रेगिस्तान आगे बढ़ गया, उसके खेतों के ऊपर भी छा गया, उसके खेत भी रेगिस्तान बन गए, तो फिर वो बच्चों के मुआश का जरिया खत्म हो जाएगा। वो बच्चे क्या खाएंगे, किस तरह से जिएंगे। होरी इसी फिक्र के अंदर रहता था, इसी जद्दोजहद में रहता था। पगडंडियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते करते नंगे पांव, पगडंडी पे पगडंडी, क्योंकि आखिर में इनका खेत था, बहुत दूर जाके खेत था, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो पगडंडियां और उनके बच्चों के और होरी के नंगे पांव, वो आगे उन नंगे पांव से खेतों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। मशरिकी खिड़की
दो खिड़कियां हैं सूरज की, मशरिकी खिड़की और मगरिबी खिड़की। यानी कि अभी शुरुआत का सूरज है, अभी निकला है, निकल के थोड़ा ऊपर हो गया है, और जब डूबने वाला होगा तो वो मगरिबी खिड़की हो जाएगी उसकी। तो अभी तेजी के अंदर है सूरज अपनी, और वो ऐसा लग रहा है जैसे इन बच्चों को चलते चलते, नंगे पांव जो चल रहे हैं बच्चे, होरी वगैरह, इनको देख रहा है। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों के अंदर से काट कर एक तरफ रख देते, दराती से टहनियों को काट कर दूसरी तरफ रख देते। रास्ते में खेत में बैठे हुए थे और भी लोग, वो भी अपने खेतों की कटाई कर रहे थे। पगडंडियों के ऊपर से जैसे ही कोई जाता, अब होरी काका ही जा रहा है, तो उसको देख के उसको राम राम करते, और राम राम करने के बाद दोबारा फिर जोश से, उनको एक जोश मिल रहा था अंदर से, क्योंकि आज उनकी फसल कटने वाली थी। जितनी जल्दी फसल कटेगी उतनी ही जल्दी इनके हाथ में पैसा आएगा, उतनी ही जल्दी इनके हाथ में उनका माल आएगा, अनाज आएगा। तो फुर्ती से अपना काम करने के अंदर सब मुस्तैद थे, अपना काम करते चले जा रहे थे। कोई आता रास्ते के अंदर दिखता तो उससे हालो शलो कर लेते, रामा श्यामा करने के बाद दोबारा फिर अपने काम के अंदर लग जाते थे। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। अब चल रहे हैं बच्चे, चलते चलते जो उनके खेत के आने से पहले नाला आता है, वो नाला आ गया। अब नाला पार करने के बाद होरी के खेत आएंगे। नाले में पानी नाम को भी ना था। अपने अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। नाले के अंदर की जो रेत के अंदर मिली मिट्टी होती है, पानी के साथ बहती है, तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, लेकिन मिट्टी के ऊपर पानी के बहने के निशान बन जाते हैं। तो नाला पार कर रहे हैं ये, नाले के अंदर पानी नहीं है, लेकिन वो पानी के निशानात इनको नजर आ रहे हैं, और उस पर अजीब व गरीब नक्श और निगार बने थे। वो पानी के पांव के निशान थे, और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा, बिल्लियों के जैसे सबका दिल बहुत खुशी से, मसरत से उछलने लगा। सबको मजा आ रहा है खेत देखकर। फसल कट गई तो उनके आंगन फूस से भर जाएंगे और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी। और पेट भर जाने के बाद उन सब ने एक ही बार सोचा। क्या सोच रहे हैं कि जब ये फसल कट जाएगी, फसल को देखते ही उनके मन में मसरत हो गई, खुशी हो रही है। और खुशी को किस तरह से बयान कर रहे हैं कि हमारी जो आंगन है वो फूस से भर जाएंगी और हमारी कोठरियां अनाज से भर जाएंगी। हमारे जब हम पेट भर के भात खाएंगे, खाना खाएंगे पेट भर के, तो क्या डकारें आएंगी। इनको वक्त के ऊपर खाना नसीब नहीं होता, पेट भर के खाना नसीब नहीं होता, तो डकारें आना भी इनके लिए सपने जैसा है कि जब खाना खाएंगे तो हमें डकारें आएंगी। इस तरह के किरदार की यहाँ पर अक्कासी की गई है। होरी इस तरह का किरदार है, इतने गरीबी के अंदर जी रहा है। तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि कितना अच्छा होगा जब हम ये सब काम करेंगे। अचानक होरी के कदम रुक गए। ये सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हैं, खेत सामने ही है, अब जाके बस खेत को काटना ही है, कि अचानक खेत के पास पहुंचते ही होरी रुक गया कि ये क्या हुआ, क्या होता है देखिए। और वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम बढ़कर बड़े जोर से आवाज लगाई। चल रहे थे, सोचते सोचते खुशियों के अंदर निकल रहे थे, मसरत हो रही थी, मुस्कुराहटें आ रही थी उनके चेहरे के ऊपर। जाते जाते अचानक होरी रुक गया और खेत की एक तरफ मुंह देखने लग गया। बच्चों को कुछ नहीं दिखा, वो कभी होरी को देखते, कभी खेतों की तरफ देखते, दोनों कभी इधर देखते कभी इधर देखते। और होरी चुपचाप खड़ा हुआ एकदम से सामने देखता रहा। अचानक उसके अंदर फुर्ती आई और तेज आवाज लगाई उसने। फुर्ती आई और तेज आवाज लगाई, कौन है बे, अबे कौन है। कौन लगा रहा आवाज, ये होरी लगा रहा आवाज खेतों की तरफ देख के, अबे कौन है, खींच के। और फिर सबने देखा उनके खेत में पकी फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। जब होरी ने आवाज लगाई किसी को, तो सब क्या देखते हैं, बच्चे वगैरह सबने जिधर होरी आवाज लगा रहा उधर देखा, तो फसल हल्की सी हिल रही थी, बेचैनी सी हो रही थी, जैसे कोई फसल काट रहा हो उनकी। अब वो सब होरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाकर लगे। होरी फिर चिल्लाया, सब अब होरी के पीछे भागने लगे जल्दी जल्दी। होरी आगे बढ़ा और सब भी उसके पीछे पीछे। होरी फिर दोबारा चिल्ला रहा है, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं, कौन फसल काट रहा है मेरी। होरी चिल्लाया और बच्चे भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, मगर खेत में से कोई जवाब ना मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर
दराती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कोई उनकी फसल काट रहा था, जल्दी 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 जल्दी। कितनी खुशी से, कितनी मसरत से वो लोग आए थे बच्चों के साथ। अब होरी भागता भागता उधर गया। जैसे जैसे पास जाते जा रहे थे, उन्हें अब साफ आवाज आने लग गई, दराती की सड़ाप सड़ाप की आवाजें आने लग गई कि कोई अपनी फसल काट रहा है। सब कद्र से सहम गए, कद्रे डर से कि ये क्या हो रहा है, सहम गए सारे के सारे। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा। होरी भी एक बार तो सहम गया था कि कौन आ गया हमारे फसल से के काट रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और फिर ललकारा सामने वाले को, कौन है, बोलता क्यों नहीं। और अपने हाथ में पकड़ी दराती सौंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभर आया और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। तो जब बार बार आवाज लगाई, सुन नहीं रहा कोई, लेकिन हिम्मत कर करके फिर उसने आवाज लगाई बहुत तेज से, तो अचानक उनके खेतों के बीच में से एक ढांचा उठा। उसके हाथ में दराती थी और दूसरे औजार थे काटने के। दराती और सूंत जो उसकी काटने की होती है वो लेकर उठे और वो ढांचा खड़ा होकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लग गया। मैं हूं होरी काका। अब वो ढांचा जवाब दे रहा है, मैं हूं होरी काका बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दराती फजा में हिलाते हुए जवाब दिया। पहले तो खूब आवाज लगा रहा है होरी, लेकिन जवाब नहीं दिया। जब होरी ने खूब ललकारा उसको, तो अचानक से एक लकड़ी का ढांचा ऊपर उठा और ऊपर उठ के उसके हाथ में दराती थी। दराती को ऊपर हिलाते हुए कह रहा है कि मैं हूं होरी काका बिजू का, वही बिजू का जो खेतों की रखवाली के लिए हम खड़ा करते हैं। खेतों की हिफाजत के लिए हम लकड़ी का बनाकर बेजान सा पुतला लगा देते हैं। उसमें जान आ गई। सबके मारे खौफ के गुट्टी गुट्टी सी चीख निकली। डर गए सारे के सारे बच्चे वगैरह। गुटी गुटी सी चीख निकली, बाहर आवाज भी नहीं निकली। ऐसा हुआ कि लकड़ी का पुतला कहां से जिंदा हो गया, ये कैसे हमारी फसल काटने लग गया। उनके रंग जर्द पड़ गए। रंग जर्द पड़ जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। सबके रंग जर्द पड़ गए और होरी के ओंठों पर गोया सफेद पड़ी सी जम गई। सफेद पपड़ी उसके होठों के ऊपर जम गई, होरी के होठों के ऊपर, डर के मारे कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, इसका उनमें से किसी को अंदाजा ना हुआ। जब बिजू का सामने आया तो सब डर गए, चेहरे जर्द पड़ गए, होरी के होठों के ऊपर पपड़ी सी जम गई और चुपचाप खड़े हो गए। ना कोई जवाब देते बना, ना कुछ सूझते बना उनको। यक ब यक जमीन पर पांव उनके गड़ गए। अब कितने वक्त खड़े रहे ये उनका दिल जानता है कि वो एक पल के लिए खड़े रहे तो एक पल उनको सदियों के बराबर लगा, क्योंकि सामने वो शैतान की तरह उनकी फसल काटने के लिए हिस्सेदार बनकर आ गया था। जब तक को उन्होंने होरी के गुस्से से कांपती हुई आवाज ना सुनी, उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास ना हुआ। सब चुपचाप खड़े हो गए। अचानक होरी फिर चिल्लाया, गुस्से से कांपते हुए उसको बोला, तुम बिजू का, तुम, अरे तुम क्यों, तुम्हें खेत में, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। कि तुमको तो मैंने अपने हाथ से लकड़ी का बनाया था, तुम्हें मैंने वो कपड़े पहनाए थे, कि उस अंग्रेज के कपड़े पहनाए थे कि जिसके शिकार के अंदर मेरा बाप हांके लगाया करता था, और उससे खुश होकर वो अपने फटे पुराने कपड़े मेरे बाप को दे गया था पहनने के लिए। मेरे बाप के मरने के बाद वो कपड़े पड़े थे, उन कपड़ों को मैंने तुम्हें पहनाकर मैंने खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। उस बिजू का की पूरी निशानदेही कर दी कि बिजू का कैसे बना था, कि फटे हुए अंग्रेज अफसर के कपड़े उसको पहना दिए, लकड़ी का ढांचा बना दिया, हांडी उसके सर पे रख के उससे चेहरा बना दिया, टोपा उसके सर के ऊपर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा लगा दिया था, और आज तू ही मुझसे हिस्सा मांगने आ गया, आज तू ही मेरी फसल काटने लग गया। होरी काका उस बिजू का से बात कर रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हुआ हो।
होरी उसको बात बता रहा है और बिजूका जैसे हंस रहा था पहले वैसे ही बदस्तूर उनके ऊपर हंसता रहा, उनकी हंसी उड़ाता रहा और उसका कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं कि मैं तो फसल काट रहा हूं, मेरा हिस्सा ले रहा हूं। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है। अब वो होरी काका और उसके साथी जो बच्चे थे और बहुएं थी वो डरते डरते उसके पास पहुंचे तो देखा कि उन्होंने फसल का चौथा हिस्सा काट लिया है, काट के तैयार रख लिया है और बिजूका उससे करीब दराती हाथ में ले खड़ा वो मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दराती कहां से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे, बेजान बिजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा है। रोज आते थे फसल की रखवाली करने के लिए, पानी देने के लिए, खाद वगैरह देने के लिए, और बिजूका वो दोनों खाली हाथ करे हुए इस तरह से खड़ा ही रहता था। अब वो हमेशा खड़ा हुआ ही रहता था, उसके हाथ खाली थे। तो ये सोच रहे हैं कि आज अचानक उसके हाथ में ही दराती कैसे आ गई कि जिससे ही फसल को हमारी काटने लग गया और 1/4 फसल इसने काट के भी रख ली अपनी। आज वो इंसान लग रहा था जो बेजान सा लकड़ी का पुतला लगता था, आज ऐसा लगता था जैसे उसमें जान आ गई। गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी ये नजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा था, उनके जैसा गोश्त पोस्त का आदमी बन गया और ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया। अब होरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही वो आगे बढ़ा और बिजूका को उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन बिजूका बहुत ताकतवर था। होरी खुद उसके धक्के के झटके से वापस पीछे आके गिर गया। बिजूका नहीं गिरा, होरी खुद पीछे आकर गिर गया। मगर बिजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ पड़े। धक्का दिया होरी ने बिजूका को, लेकिन होरी तो कमजोर बूढ़ा था, बहुत ज़ईफ था। उस हालत के अंदर जब उसने धक्का दिया तो बिजूका तो नहीं गिरा, ऊपर से खुद के धक्के के जोर से ही वापस पीछे झटका खाकर होरी दूर जाके गिरा। सारे बच्चे बहुए चीखते हुए होरी के पास भागते भागते पहुंचे। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजूका, मुझसे, जिसने तुम्हें हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत करने के वास्ते। होरी अब बिजूका से कलाम कर रहा है कि मैंने तुझे बनाया था और तू मुझसे ज्यादा ताकतवर हो चुका, तू मुझे ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बिजूका हस्बे मामूल मुस्कुराता रहा, हस्बे मामूल उसी तरह से जैसे पहले कर रहा था, जैसे पहले मुस्कुरा रहा था उसी तरह से वो खड़ा हुआ, उनकी तरफ मुस्कुराता हुआ देखता रहता था बस। फिर बोला, तुम ख्वामुखा खमा हो रहे हो होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4। उसको जवाब दिया। होरी ने बोला कि तू कमजोर था, तू नहीं था कुछ भी, मैंने तुझे अपने हाथ से लकड़ी बांधकर बनाया, पुराने कपड़े पहना के तैयार कर दिए तुझे और फसल की रखवाली के लिए खड़ा था, और आज तू इतना ताकतवर हो गया कि मुझे धक्का दे रहा है, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो होरी जवाब देता है कि आप खामखा परेशान हो रहे हो होरी काका, मैं तो अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा ले रहा हूं अपनी फसल का, क्योंकि फसल आपने उगाई है, आपने मेहनत करी है, लेकिन मैं भी रात दिन इसकी हिफाजत करता रहता था, मैं इसकी हिफाजत के लिए खड़ा रहता था। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? कौन कह रहा है ये? होरी काका कह रहा है बिजूका से। जब बिजूका कह रहा है कि मैं तो अपना 1/4 हिस्सा ले रहा हूं, तो होरी काका कह रहा है कि तुम कौन होते हो 1/4 हिस्सा लेने वाले? ये तो मेरे बच्चों का हक है, उनकी फसल है, उनको लेनी चाहिए, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मेरा हक है होरी काका, बिजूका जवाब दे रहा है। मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूं और मैंने इस खेत की हिफाजत की है, मेरी जात है, मेरी जान है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैंने इस फसल की हिफाजत की है, मेरा हक बनता है इस फसल में से हिस्सा लेने का। लेकिन मैंने तुम्हें बेजान समझकर यहां खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। होरी काका कह रहा है बिजूका से कि मैंने तुम्हें बेजान समझकर खड़ा किया था और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहां से आ गई? उसकी दराती की तरफ इशारा कर रहा है होरी काका। बिजूका ने एक जोरदार कहका लगाया, जोर से हंसा बिजूका, और फिर जवाब देता है, तुम बड़े बोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हैं और फिर मुझको बेजान समझते हो। हसरा कह रहा है
कि कैसे बोले हो बोरी काका, तुम बताओ, मैं खड़ा हुआ तुमसे बातें कर रहा हूं, तुम भी मुझसे कलाम कर रहे हो और मुझे ही बेजान कह रहे हो। अगर मैं बेजान होता तो क्या मैं बातें करता भला, आपसे मुकालमा करता इस तरीके से? फिर भोरी काका फिर बातें कर रहा उससे, लेकिन तुमको ये दराती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। बिजू का जवाब देता है, ये भी आपसे आप मिल गई, आपसे आप खुद ब खुद मिल गई। मुझे दराती भी खुद मिल गई, मुझे जिंदगी भी खुद मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी मेरे सर पर आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन उन सब चीजों में जिंदगी कुलबुला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना और मैं फसल पकने तक यहां खड़ा रहा और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। मेरे वजूद में से एक दराती, एक काटने वाला औजार मेरे वजूद से धीरे धीरे निकलता गया और जब फसल पक गई वो दराती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा ताकि उन सबको इस बात की अच्छी तरह समझ में आ जाए। पूछा उससे दराती कहां से आई, जिंदगी कहां से मिली? तो बिजूका ने जवाब दिया कि जब तुमने मेरे हांडी के ऊपर आंख, नाक, कान बनाए थे, जो तुमने लकड़ी चीर कर मुझे लकड़ी का बनाया था, जब मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाने लग गए थे, उसी वक्त मेरे अंदर जिंदगी कुलबुलाने लग गई थी। मेरे जिस्म में जान आने की शुरुआत हो गई थी, मेरा जिस्म तैयार हो गया था और मेरे वजूद से एक दराती निकल रही थी। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में जब हमने बात करते हैं बच्चों, तो मैंने शुरू के अंदर हमने जब पढ़ रहे थे सुरेंद्र प्रकाश का तारुफ, तो उस वक्त वाजे कर दिया था कि अलामती अफसाना निगार है, अलामती तौर पर बात करते हैं, बात कहीं और करते हैं, इशारा कहीं और करता है। अब वजूद से दराती निकलने का क्या मतलब है? वजूद से दराती निकलने लग गई थी, लकड़ी की बेजान चीज खड़ी करी थी, उस बेजान चीज के अंदर जान आने लग गई थी। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो कितना ही अजीज क्यों ना हो, चाहे हमारा कितना ही दोस्त क्यों ना हो, कितना ही करीबी वाला क्यों ना हो, जब वो देखता है कि मैं इस मिल्कियत पर कब्जा कर सकता हूं, तो बच्चों वो उस मिल्कियत पर कब्जा करने की या उसके अंदर से थोड़ा बहुत भी हिस्सा लेने की कोशिश करता है। तो पैगाम बार बार सामने आता है, बार बार हमें पता चल रहा है कि अपनी मिल्कियत की हिफाजत कौमों को खुद को करनी चाहिए। अगर तरक्की करनी है तो खुद के भरोसे करनी है। आप तरक्की याफ्ता होगे तब आपकी कौम तरक्की याफ्ता होगी। जो काम करना है वो खुद को करना है, आपको करना है। किसी और के भरोसे रहे तो फिर वो हिस्सा मांगने आ जाएगा। किसी और के भरोसे आपने तरक्की कर ली, किसी और को चाहे बेजान बनाकर ही खड़ा कर दिया, लेकिन वो उसका मुआवजा लेने आ जाएगा जब तरक्की याफ्ता हो जाओगे। तो खुद को कोशिश करनी है, खुद को जुस्तजू करनी है। तो उसके वजूद से एक दराती निकल गई बाहर, और दराती निकलने के बाद बोले मेरे हाथ में ही थी, मैं चाहता तो कभी भी काट सकता था उसे, लेकिन मैंने फसल पकने का इंतजार किया। आज जब ये फसल पक गई है, आप काटने के लिए आए हो, तभी मैंने काटी है। अमानत में खयानत नहीं की और 1/4 हिस्सा ही मैंने लिया है। वो 1/4 हिस्से का दावेदार बिजूका होरी काका की फसल से बन गया। आगे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साजिश है। कौन कहेगा ये बात? होरी काका बिजूका से कह रहा है। अब बिजूका कह रहा है कि मैंने अपना 1/4 हिस्सा काट लिया। तो होरी काका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा, तुम दराती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा और बिजूका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। उसने कहा, होरी ने, कि मैं पंचायत से फैसला करवाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, तुम छलावा हो, तुम सच्चाई नहीं हो, और मैं तुम्हें अपनी फसल से हिस्सा नहीं दूंगा। तुम इसे फेंक दो, पंचायत चलते हैं, वहां जाके हिस्सा लगवाएंगे, वहां जाके बात करेंगे। और बिजूका उसके लिए राजी हो गया कि चलो ठीक है, पंचायत में चल के हिसाब करेंगे, और उसने वो दराती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी थी। सरपंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा गम के बारे मुरझाया हुआ था, गम लग गया था उसको, फसल काटने के लिए आ गया था, उसके कोई और हकदार आ गया था फसल में। उसके दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थी और बिजूका का इंतजार था।
आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाया था। पंचायत के फैसला का वक्त आ गया था, सब तैयार थे। मुकदमे के दोनों फरीक अपना बयान दे चुके थे। दोनों फरीक, दोनों तबके, दोनों लोग जो मुकदमे के दोनों दावेदार हैं वो अपना अपना बयान दे चुके थे और सारी बातें पंचायत के सामने आ चुकी थी। आज तो मुकदमे का फैसला होना था। आखिर दूर से बिजू का खुरामा आता हुआ दिखाई दिया। दूर से बिजू का उनको धीरे धीरे चलता हुआ आता हुआ नजर आया। सबकी नजरें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे वो चौपाल में दाखिल हुआ। सब गैरादादी तौर पर उठकर खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। धीरे धीरे बिजू का पैर जमा के अपने पंचायत के अंदर आया। सबने उनको देखा और उठना नहीं चाहते थे, गैर इरादी तौर पर उठ गए। वो उसको ताजीम करना नहीं चाहते थे, इज्जत करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने वजूद अपना ऐसा बना लिया था बिजूका ने कि सब खड़े हो गए सरपंच सईद और उसके आगे अपना सर नीचे झुका दिया। उसको ताजीम करी, उसके सर झुका के गैर इरादी तौर पर खड़े हो गए और उनके सर ताजीमन झुक गए। होरी तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिजूका ने सारे गांव के लोगों के जमीर खरीद लिया है। जब होरी ने देखा कि ये तो उसके सामने झुक रहे हैं, ये मेरा इंसाफ कैसे करेंगे, ये कैसे इंसाफ करेंगे कि ये नाहक है, ये मेरे से छीनने की कोशिश कर रहा है, ये ईमानदारी नहीं दिखा रहा। तो अब उसका पंचायत से भी फैसले से उसने सोचा कि अब भरोसा उठ गया उसका पंचायत के फैसले से कि अब सही फैसला नहीं होने वाला। इस बिजूका ने इन सबका जमीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ मारता हुआ महसूस होने लगा। उसको ऐसे लगा कि अब वो ऐसे पानी में फंस गया है कि जहां से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन बाहर निकलने की जुस्तजू कर रहा है, अपने हाथ पांव मार रहा है। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा। अब जब सरपंच ने फैसला दे दिया है, पंचायत खुद कह रही है कि तुम्हें इसको हिस्सा देना है, बिजूका को हिस्सा दोगे, तो फिर होरी उनको मना नहीं कर सका और उसने कबूल कर लिया फैसला और बिजूका को 1/4 हिस्सा दे दिया। लेकिन खड़ा हुआ और अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को ताकीद करने लगा, नसीहत करने लगा, सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। बोले इसके बाद मेरा पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, ये हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूर पर रहे, जो रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है खेतों की तरफ, अभी कुछ दूर है वो। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, नसीहत कर रहा है वो कि अब कभी किसी को अपनी फसल की हिफाजत के लिए खड़ा मत करना, बिजूका मत बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, दोबारा फसल पकने की तैयारी होगी, तो बीज बोया जाएगा, उस बारिश का अमृत खेत में कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। जब अगले वर्ष फिर से बीज बोया जाएगा, फिर से बारिश होगी और फिर से फसल लहलाने की शुरुआत होगी, कोपलें फूटेंगी, तो उसकी हिफाजत के लिए तुम्हें बिजूका बनाना पड़ेगा। तो बिजूका मत बनाना, मुझे बांस के ऊपर खड़ा कर देना, वहां पर खेतों के बीचों बीच मैं अपनी फसल की हिफाजत करूंगा। बिजूका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी बुरबुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना। उसने कहा कि मुझे लगा देना वहां पर, मैं तुम्हारे खेतों की हिफाजत करूंगा और तब तक हिफाजत करूंगा कि जब तक तुम्हारा खेत जिंदा है, तुम्हारा खेत रेगिस्तान से भर नहीं जाता। जब तक फसल होगी तब तक मैं वहीं लगा रहूंगा। मुझे लटका रहने देना, मुझे नहीं हटाना, ताकि जो लोग मुझे देखें तो उनको भी सबक मिल जाए कि अपनी मिल्कियत की जिम्मेदारी किसी और को ना सौंपना, कभी किसी को बिजूका नहीं बनाना, खुद का काम खुद को ही करना। कि बिजूका बेजान नहीं होता, आपसे आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल की 1/4 पर हक हो जाता है। बोले कभी किसी को बिजूका मत बनाना, उसमें खुद जिंदगी आ जाती है और उसका वजूद उसको दराती थमा देता है और फिर वो हिस्सा मांगने आ जाता है, 1/4 हिस्सा मांगने आ जाता है, जबकि उसकी कुछ मेहनत नहीं थी।
उसको सिर्फ हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन बिजूका नहीं बनाना, बिजूका की जगह मुझे खड़ा कर देना या खुद को खड़ा रहने की वहां पर जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करनी है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। ये बात कही और धीरे धीरे खेत की तरफ जाने लग गया अपने। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके बच्चे और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। सब शर्मिंदा थे अपने काम के ऊपर जो किया था, सब उदास थे, सब परेशान थे कि ये क्या हुआ। होरी मायूस सा अपने खेतों की तरफ चल पड़ा धीरे धीरे। उसके पीछे पीछे बच्चे, बच्चों के पीछे बहुएं और बहुओं के पीछे पूरे के पूरे गांव के लोग आने लग गए। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और खत्म हो गया। जब खेत आने वाले थे तो मायूसी के अंदर होरी आगे बढ़ रहा था, गिरा और गिरते ही वो वहां पर खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांध का शुरू कर दिया। पोते पोती ने उससे बांध से बांधना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वो उसको बिजूका बनाना चाहते थे, जो उसकी वसीयत करके गया था, उसकी वसीयत को दरामल करना चाहते थे। और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगाया और अपना चेहरा और अपना सर झुका दिया। उसने उसकी ताजीम में, होरी की ताजीम के अंदर, कि जो मुझे मारने वाला है, जो मुझे बनाने वाला है, वो मर गया है, उसकी ताजीम में उसने जो टोपा था सर पे वो उठाया, अपने सीने से लगाया और उसकी ताजीम में सर झुका दिया। और उनके लोगों ने बांस से बांधकर आगे के लिए होरी को वहां पर लगा दिया। तो ये थी बच्चों कहानी, मुख्तसर अफसाना हमारा बिजूका, जिसके अंदर हमें पैगाम दिया गया है कि अपनी मिल्कियत की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मिल्कियत की हिफाजत हमें खुद को करनी पड़ेगी। अगर हम हमारी मिल्कियत की जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, हम हमारी तरक्की के लिए जो चीज़ें हैं उसको बनाने की जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, तो एक दिन वो जिम्मेदार भी, जो जिम्मेदार लेगा दूसरा, वो भी हमसे हमारा हिस्सा मांगने आ जाएगा, उस चीज़ में से अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जाएगा। चाहे वो बेजान ही क्यों ना हो, हम समझें कि हमने उसको बनाया है, उसको करा है सारे काम, लेकिन फिर भी वो कभी दोबारा जब उसका वजूद आएगा, जब वो वजूद में आएगा, तो वो हिस्सा मांगने लग जाएगा। बिजूका होरी काका ने खुद ने बनाया था, लेकिन अपने आप ही आप से आप उसके अंदर जिंदगी आ गई और उसके वजूद से एक दराती निकल गई, जो दराती ने होरी काका के वजूद को ख़त्म कर दिया। होरू काका बहुत मायूस हुआ और उस मायूसी के अंदर उसने वसीयत करके चला गया कि कभी किसी को बिजूका नहीं बनाना। इसी के साथ बच्चों हमारी कहानी मुकम्मल हो गई है। अगले वीडियो के अंदर, इसके जो अगला पार्ट आएगा, उसके अंदर हम इससे मुतालिक सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।